मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की शुरुआत हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने पाठ को पढ़ा था वहीं से यहाँ इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक पाठ में हमने देखा मधु कांकरिया सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमालय की यात्रा पर निकलती हैं। हिमालय के सुंदर नज़ारे देखने के बाद वो मंत्रमुग्ध हो जाती है, लेकिन अचानक से जब वो पहाड़िन औरतों के संघर्ष भरे जीवन के बारे में सोचती है तो थोड़ा सा भावुक हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। आगे देखते हैं पाठ में अब क्या होता है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट से ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। देखा आपने कितना संघर्ष भरा उनका जीवन है और इसीलिए लेखिका उस शहर को और उसके लोगों को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती है। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बिला नहीं मिलेगा। वर्बिला यानी बढ़े हुए पेट वाला, यानी यहाँ के लोग मोटे नहीं हैं, उनके ऊपर चर्बी नहीं है। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। जितेन मणि के पूछने पर बताता है कि यहाँ का जीवन उतना आसान नहीं है जितना मैदानी इलाकों में है। यहाँ के बच्चों को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उनको स्कूल जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और ये दूरी पहाड़ी ढलान के रूप में होती है। साथ में यहाँ के बच्चों को अपने माता पिता की मदद भी करनी पड़ती है। मवेशियों को चराना, मवेशी यानी जानवरों को चराना, पानी भरना, जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करना, ये सारे काम यहाँ के बच्चे भी करते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। जैसे जैसे लेखिका ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे खतरा भी बढ़ रहा था। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। रास्ते इतने संकरे थे जहां से जीप निकालना काफी मुश्किल लग रहा था। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। रास्ते इतने पथरीले थे, साथ में इतने संकरे थे कि वहां से जीप निकालना काफी मुश्किल लग रहा था। ऐसे लग रहा था जरा सी भी जीप अगर इधर उधर खिसक जाती है तो हम नीचे घाटियों में ही गिर जाते हैं। और आपने सुना भी होगा ऐसे पहाड़ी और खतरनाक इलाकों में हादसे भी बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह की चेतावनी वहां पर बार बार लिखी जा रही थी ताकि लोग सचेत रहें, बार बार चेतावनियों को देखकर सावधानी से अपनी गाड़ी को चलाएं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरबख्शी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। लेखिका ने वहां पर अनेक याक देखे, काले काले घने बालों वाले याक देखे, क्योंकि याक जो है वो पथरीली और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। साथ ही पहाड़ी इलाकों में याक के ऊपर बैठकर लोग ऊंचाई पर भी चढ़ते हैं और इनकी सहायता लेते हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहज था। लेखिका फिर से चाय के बागानों में औरतों को काम करते हुए देखती है, उनकी खूबसूरती को देखती है और साथ में वो कितनी मेहनती है। चाय के बागानों में काम करती हुई एक युवती ने लाल रंग का बोकू पहना हुआ था। बोकू सिक्किम के पारंपरिक परिधान को कहते हैं और उसकी सुंदरता को देखकर
लेखिका मंत्रमुग्ध हो जाती है और चीख पड़ती है, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य है कि मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा सुंदर चीज़ों को देखकर वो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है, प्राकृतिक नज़ारों को देखकर, वहाँ पर मेहनत करने वाले युवतियों को देखकर, उनके परिधान को देखकर लेखिका खुशी के मारे चीख पड़ती है। युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी। लेखिका को युमथांग जाना है और रास्ते में उनको पड़ाव लेना है, यहाँ पर उनको रुकना है, और जहाँ पर वो रुके हैं उस बस्ती का नाम है लायुंग। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। तीर यानी किनारा, तिस्ता नदी जो बहुत ही सुंदर है, जिसके बारे में लेखिका पहले भी वर्णन कर चुकी है, उसी के किनारे पर एक लकड़ी से बने घर में रुके थे। सिक्किम में लकड़ी से बने घर हमें देखने को मिल जाते हैं। वहाँ के लोग शिल्प कला में माहिर होते हैं और बड़ी ही कारीगरी के साथ लकड़ी के घर बनाते हैं। लेखिका भी लकड़ी के घर में रुकती है। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। मध्यम मध्यम यानी कि धीमी और हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी। लेखिका वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करती है कि तिस्ता नदी और बहता हुआ झरना और साथ में प्राकृतिक जो नज़ारे थे, मंद मंद हवा बह रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी शांति दे रही थी, जैसे मंदिर की घंटियाँ बज रही हो, घुंघरुओं की रुनझुनाहट लग रही हो। आंखें अनायास भर आई। अनायास यानी अचानक से, भर आना यानी कि नम हो जाना। इतनी सुंदरता को देखकर लेखिका की आंखें अनायास ही नम हो जाती हैं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। लेखिका वहाँ पर गहराई से सोचती है कि किस तरह से प्रकृति में कितनी लय है, कितना ताल है, कितनी सुंदर गति है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति की ताल और लय के साथ खिलवाड़ करता है और उसका ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। लेखिका ऐसा महसूस करती है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं है, दर्शन बन गया है, जीवन दर्शन बन गया है। लेखिका गहराई से सोचती है और प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती है। उसको अचानक से ही बोधिसत्व, एक ज्ञान का एहसास होता है। अपने अंदर एक असीम शांति अनुभव होती है, सुकून अनुभव होता है, जो उसको शहरी भागदौड़ भरी जीवन में कभी महसूस नहीं हो पाया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। लेखिका को याद आता है कि हमारी जो मान्यताएं हैं उसमें जब हम दोनों हाथों को जोड़कर उसमें पानी भरते हैं अंजलि बनाकर, तो संकल्प लेने के लिए हम ऐसा करते हैं। लेखिका सोचती है क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल होता है विष, सारी तामसिकताएं बह जाएं। तामसिकताएं यानी बुरी भावनाएं, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, इसी बहती धारा में लेखिका तिस्ता नदी के जल को अपनी अंजलि में भरकर संकल्प लेती है कि मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो इसी पानी की धारा में बह जाएं, मेरे साथ वापस ना जाएं। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। लेखिका के सहयात्री और साथ में जितेन गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर नाचने लगते हैं और उस रात्रि का आनंद उठाने लगते हैं। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, संक्रमण यानी मिलन या संयोग हुआ, कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। मणि, जो कि लेखिका की सहयात्री हैं, उनके साथ यात्रा कर रही हैं, उन्होंने बड़ा ही अच्छा नृत्य किया और सभी उसको देखते ही रह गए। अवाक रहना यानी बिल्कुल हैरान हो जाना। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आया था इतना आनंद। लेखिका मणि के नृत्य को देखकर अपने आप से प्रश्न करती है कि कितने आनंद से भरा हुआ था उसका नृत्य, इतना आनंद कहाँ से आया था। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई।
लेखिका सुबह लायूं की सुबह का वर्णन कर रही है। रात को वो इतने आनंद के साथ मस्ती करते हैं और सुबह उठते हैं तो बड़ा ही शांत और सुरम्य वातावरण देखकर लायूं की सुबह के बारे में कहती हैं। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं मिला। लेखिका सुबह सुबह टहलने निकल जाती है। लेखिका को उम्मीद थी कि उसको बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन अप्रैल के शुरुआती महीने में वहाँ पर बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ के ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। ठीक कहा लेखिका ने। जब हम मैदानों में होते हैं, मैदानों में हम बर्फ को नहीं देखते, तो बर्फ देखना हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तियां बर्फ मिल जाएगी। एक युवक वहां पर बताता है कि आप कटाओ अगर जाती हैं, कटाओ जगह का नाम है, तो वहां पर आप बिल्कुल बर्फ को देख सकती हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से यहाँ पर स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो भी अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। यहाँ बताया गया है कि कटाओ जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इस कारण से इसको लोग ज़्यादा जानते नहीं है। सुर्खियों में नहीं आया था, यानी चर्चा में नहीं आया था, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर उसे उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर लिया था। गुडुप करना यानी निगलना। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहे थे। लेखिका को बताया गया कटाओ में उनको बर्फ देखने को मिलेगी और लेखिका बहुत उत्सुक थी, वो बर्फ देखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अब कटाओ जाने का फैसला कर लिया था। कटाओ का रास्ता काफ़ी खतरनाक था और देखते हैं आगे क्या होता है। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। इतने बादल थे कि आप आर पार देख नहीं पा रहे थे। जितेन अंदाजे से गाड़ी चला रहे थे, इसीलिए कह सकते हैं कटाओ का सफ़र बड़ा खतरनाक है। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। सभी लोग चुप थे, डर से चुप थे। और उस पर बारिश। एक चूक और सब खल्लास। चूक यानी गलती, एक जरा सी गलती और सब कुछ खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। इस तरह की चेतावनियां स्थान स्थान पर लिखी गई थी ताकि यात्री वहां पर यात्रा करते समय इन चेतावनियों को देखकर और सचेत हो सके। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। मणि स्विट्जरलैंड की यात्रा कर चुकी थी और वो उसका प्रतिवाद करती है, उत्तर देती है कि स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर उनको ये जगह लग रही है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है। लेखिका बर्फ देखना चाहती थी और बर्फ देखने के लिए वो कटाओ की यात्रा कर रहे हैं, तो अचानक से जब उनको बर्फ दिखती है तो नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़ चांदी से चमक रहे थे क्योंकि जो सफ़ेद बर्फ है ऐसी लग रही थी जैसे चांदी के समान चमक रही है। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। रोछो यानी अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी और अचानक से बर्फबारी होने लगती है। तिमरो माया सैंधे मलाई सता ऊँचू।
तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूं और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी छाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। जितेन वहाँ का स्थानीय निवासी था, इसलिए नेपाली भाषा जानता था और वह गाना गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है अपनी स्थानीय भाषा में, तिम्रो माया सैंधे मलाई सताऊंशु, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को बाद में इंजॉय कर सके, उनको देख सके, यादों को सजो सके, इसलिए हम कैमरे में बहुत सारी फ़ोटो खींच लेते हैं। यहाँ भी कुछ सैलानी यही कर रहे थे। मेरे पाँव छन छन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, लेखिका के पास लंबे लंबे जूते नहीं थे जिसकी सहायता से वो बर्फ पर चल सके, और ना ही वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई दुकान थी, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुकानें नहीं थी, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी ताकि लेखिका लंबे जूते खरीद सके। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। सभी लोग वहाँ पर फोटो खींच रहे थे, लेकिन लेखिका एक भी फोटो नहीं खींचती है, बल्कि उसको आनंद को महसूस करने की कोशिश करती है। हर दृश्य को अपने मन में सजो लेना चाहती है कि जब वो दोबारा महानगर के डार्क रूम में जाएगी तो दोबारा से उसको महसूस कर सके, अपने अंदर उसको खींच रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। हिम शिखर यानी बर्फ से ढकी चोटी। लेखिका यहाँ पर फोटो खिंचवाने की जगह अपने आध्यात्मिक अतीत से जुड़ने की कोशिश करती है। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर साधना करते हैं, तो यहाँ पर लेखिका महसूस करती है कि शायद इसी दिव्यता की वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना यहाँ पर की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिने का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका कहती है कि इतने दिव्य, इतनी सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के दर्शन करने के बाद अंदर से आध्यात्मिकता जाग उठती है, और ऐसे लगता है कोई बड़ा से बड़ा अपराधी भी यहाँ पर आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही वह भी करुणा का अवतार महात्मा बुद्ध बन सकता है। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह गया था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। वृत्ति यानी आदत। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता जिसमें ईव की सुंदरता को देखकर शैतान भी ठगा सा रह जाता है। यहाँ लेखिका को मिल्टन की एक कविता याद आ जाती है और अपनी सहयात्री मणि से पूछती है कि क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यहाँ पर मणि कुछ और ही सोच रही है। वह सोचती है बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियों को देखने के बाद कि प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है। प्रकृति सर्दियों में यहाँ पर बर्फ गिराती है और कितना बर्फ यहाँ पर जमा हो जाता है पानी के रूप में, और जब गर्मी में सभी लोग तरस रहे होते हैं पानी की बूंद बूंद के लिए, तब यही जल धाराएं पिघल पिघल कर, यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर जल धाराएं बन जाती हैं और सभी की प्यास को मिटाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति की। प्रकृति अद्भुत है और संपूर्ण है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। अभिभूत होकर माथा नवाना यानी माथा झुकाना यानी प्रणाम करना। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़िनों का ख्याल आ गया। लेखिका फिर से उन पहाड़िनी औरतों के बारे में सोचती है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी।
वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। लेखिका वहाँ बॉर्डर एरिया पर फौजी छावनियों को देखती है और वहाँ एक फौजी से पूछती है कि बड़ा ही मुश्किल भरा आपका जीवन है। वह हंस दिया और एक उदास हंसी। आप चैन से सो सकें इसीलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरते भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। लेखिका का मन उदास हो जाता है जब वो फौजियों के कष्टों भरे जीवन को देखती है। फौजी छावनियों में किस तरह का जीवन वो बिता रहे हैं, अपने देश की सेवा के लिए दिन रात वो पहरा दे रहे हैं। इतने कम तापमान में जब सब कुछ जम जाता है पेट्रोल के सिवाय, इतना मुश्किल उनका जीवन होता है। हम अपने घरों में सुरक्षित रहें इसीलिए वो ऐसा जीवन बिताते हैं, अपने देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ के रास्ते बनाने के लिए अपने जीवन से पहले ही उनका जीवन खत्म हो जाता है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतर आत्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। लेखिका युमथांग जाने वाली है, लेकिन कटाऊ में पहले उन्होंने यात्रा की बर्फ देखने के लिए। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रुडोहेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। युमथांग की घाटियों में प्रियुता और रुडोहेंड्रो के फूल खिलने लगे थे और जिसकी वजह से आकर्षण और बढ़ गया था। ऐसे लग रहा था जैसे फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाऊ के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बड़ी अच्छी पंक्ति कही है लेखिका ने। लेखिका की मंजिल थी युमथांग। लेखिका को युमथांग जाना था और उसको लगता था कि युमथांग जाकर ही उसको बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारे मिलेंगे, लेकिन रास्ते में उसने कटाऊ देखा और इतनी सुंदर सुंदर नज़ारे उसने देखे कि युमथांग अब फीका लगने लगा था। कभी कभी हम पूरा ध्यान मंजिल पर लगाते हैं, अपने जो सफ़र है, अपना जो रास्ता है, उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए लेखिका कहती है मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। आबोहवा यानी जलवायु। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को बाद में जोड़ा गया है और सिक्किम के लोग भारत में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि जब लेखिका किसी युवती से पूछती है कि तुम सिक्किमी हो तो वो कहती है नहीं, मैं इंडियन हूँ। कितना सुंदर जवाब देती है। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये तो हैरान करने वाली बात है कि चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। रकम रकम यानी जगह जगह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। जितेन लेखिका के गाइड हैं और बड़ी ही अच्छे से वो सारी जानकारियां उनको बताते हैं, छोटी से छोटी जानकारियां उनको बताते हैं। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे।
जितेन कितना सुंदर जवाब देते हैं कि हम गंदगी नहीं फैलाते हैं और हम सभी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गई। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। हमने देखा मधु कांकरिया जी ने सिर्फ वहाँ की यात्रा ही नहीं की, बल्कि अपने मन में अनेक संकल्प लिए, साथ में अपने मन में प्रकृति की विशाल विराट मूर्ति को किस तरह से महसूस किया, कितनी संवेदना से भरी हुई थी वो, और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, साथ में फौजियों के जीवन के बारे में कितनी संवेदनशील हो जाती है। बड़ी ही गहराई के साथ और बड़ी ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने ये यात्रा की। हम जब किसी यात्रा पर जाते हैं तो इतना नहीं सोच पाते हैं। हम सिर्फ वहाँ जाते हैं, मस्ती करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। बहुत सारे उनके जो साथी यात्री थे वो फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त थे, लेकिन लेखिका वहाँ पर एक भी फ़ोटो नहीं खींचती है। लेखिका का मानना था कि जिस पल को हम महसूस कर सकें, उसको अंदर सजो सके, वही असली चित्र होता है। मानस पटल पर बनाया गया जो चित्र होता है वो कभी नहीं मिटता है। और लेखिका पाठ में कहती भी है कि ये मेरी यात्रा नहीं है बल्कि खोज यात्रा है। इसमें उसने अपने आप को खोजा है, अपने अध्यात्म को खोजा है, अपनी आंतरिक शक्तियों को खोजा है, और साथ में बहुत सारे संकल्प किए हैं, प्रकृति की विशालता और विराटता को महसूस किया है। लेखिका यात्रा से लौटने के बाद अपने महानगरीय जीवन में व्यस्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ की सुंदरता और यहाँ की जो अमिट छाप उसके मन में बनी है वो कभी नहीं मिटने वाली है। जब भी वो आंखें बंद करेगी तो यहाँ की सुंदरता को महसूस कर सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अपने पाठ को पूरा पढ़ लिया है, साथ में समझने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा पाठ है, आप इसको दोबारा से अपने घर पर पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।